यूएनएससी में भारत की हुकार, पाकिस्तान को लताड़ की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में आतंकवाद को लेकर खूब खरी खोटी सुनाई। अपने बयान में भारत ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना जमकर निशाना भी साधा। भारत ने सुरक्षा परिषद को बताया कि वो लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद से पीड़ित है। उसने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस अपनाने का भी आह्वान किया। भारत का यह बयान दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट के बाद आया है, जिसमें कम से कम 12 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पार्वथानी हरीश ने पाकिस्तान का परोक्ष रूप से उल्लेख करते हुए कहा, भारत कई दशकों से आतंकवाद के अभिशाप से जूझ रहा है और इसलिए सशस्त्र नॉन स्टॉप स्टेट एक्टर्स और आतंकवादी समूहों को छोटे हथियारों और गोला बारूद के अवैध हस्तांतरण से उत्पन्न खतरों से अवगत है। भारत ने सुरक्षा परिषद से हथियारों पर प्रतिबंध लागू करने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि हथियारों का अवैध व्यापार और उनका दुरुपयोग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया कि तस्करी को रोकने, सीमा समन्वय में सुधार, खुफिया जानकारी साझा करने और प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। भारत की प्रतिबद्धता दोहराते हुए हरीश ने कहा कि देश छोटे और हल्के हथियारों के दुरुपयोग को रोकने को प्राथमिकता देता रहेगा, जिससे आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में योगदान मिलेगा। The illicit trafficking of small arms and related ammunition continues to be a major factor sustaining armed groups and terrorist organizations. The consistent access of such entities to weapons highlights the need for coordinated action to prevent their acquisition. The Security Council must continue to uphold a zero-tolerance approach to terrorism in all its forms and manifestations, and to those who facilitate, sponsor, finance, or enable the use and movement of such weapons. Mr. President, India has fought the scourge of terrorism for several decades and is therefore aware of the dangers posed by the diversion and illicit transfer of small arms and ammunition to armed non-state actors and terrorist groups. तो भारत ने यूएनएससी में पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। किस तरीके से, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से ये भी आपको समझाने की कोशिश करें। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है, बुरी फटकार लगाई है, गैर कानूनी हथियारों की सप्लाई में मदद करने का भी आरोप लगाया है। अब यहाँ पर आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए, ये भारत ने आग्रह किया है। हथियारों की सप्लाई, स्पॉन्सर करने वालों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। जिस तरीके से लगातार हथियारों का सप्लाई या फिर यूं कहें कि फंड्स भी मिलते रहते हैं पाकिस्तान को, बिना पक्षपात के हथियार प्रतिबंध लगाए जाए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए पाकिस्तान एक बेहद बड़ा खतरा है, यहाँ पर चेताया है भारत ने। और भारत सीमा पार आतंकवाद से पीड़ित रहा है और अभी हाल फिलहाल जो मंजर देखने को मिला लाल किले के पास, जो विस्फोट हुआ, उसके बाद ये पूरी फटकार। भारत कई दशकों से आतंकवाद की मार झेल रहा है और साथ ही भारत गैर कानूनी हथियारों की तस्करी से भी जूझ रहा है। जिस तरीके से गैर कानूनी हथियारों की तस्करी देखी जाती है, उसका जिक्र भी यहाँ पर किया गया और ये पूरी जो टिप्पणी है ये दिल्ली में ब्लास्ट के बाद आई है। तो ये तमाम चीजें जो कि मेंशन की गई हैं यूएनएससी में, भारत ने पाकिस्तान को एक तरीके से बेनकाब किया है। हालांकि इससे पहले भी कई बार बिना पाकिस्तान का नाम लिए ये फटकार भारत द्वारा यूएनएससी में लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं फंड्स जुटाने में पाकिस्तान कामयाब हो ही जाता है और यही चीज स्पेसिफिकली भारत ने यूएनएससी में मेंशन भी की है। आइए और बातचीत इसको लेकर करें। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर डिफेंस एक्सपर्ट हैं और अरविंद सिंह तेजावत जी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। अरविंद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। यूएनएससी में भारत द्वारा ये फटकार पाकिस्तान को लगाई गई है बिना नाम लिए। हालांकि ये साफ था कि पाकिस्तान ही है जो लगातार आतंकवाद को पनाह देता है और भारत उसकी वजह से खासा दर्ज झेलता है। अभी हाल फिलहाल लाल किले में जो विस्फोट हुआ उसके बाद ये टिप्पणी बेहद ज्यादा अहम भी हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो साफ है कि पाकिस्तान से ही जुड़े हैं। इस फटकार का क्या असर आपको लगता है होगा, क्योंकि देखिए तमाम फटकारों के बाद भी फंड्स मिल ही जाते हैं पाकिस्तान को। बिल्कुल हर्षा जी, मैं पहले ये बता दूं कि जो पी हरीश साहब है जिन्होंने यूएनएससी में ये बात रखी है भारत की ओर से,
मैं उनसे व्यक्तिगत तौर से परिचित था जब वे हामिद अंसारी साहब के ओएसडी हुआ करते थे। उस समय मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। पर ये उनकी व्यक्तिगत राय नहीं है, मूलतः ये भारत सरकार का जो स्टैंड है, जो कोई भी होता, चाहे वो पी हरीश होते या कोई भी होते, तो वो राय वहां पर देते। और भारत ने बिल्कुल दुरुस्त ही कहा है। उन्होंने कहा है कि ये आतंकवाद इसीलिए फैल रहा है क्योंकि जो हथियार हैं उनकी सप्लाई बेरोक टोक हो रही है। और भारत ने एक बात रखी है, बहुत ही मजबूती से रखी है, और भारत ने यह भी कहा है कि दशकों से उसने अपने यहाँ के लाखों लोगों की जान गंवाई है। इतनी नहीं जितने की यूरोपियंस या अमेरिकन ने गंवाई है, उससे काफी ज्यादा भारत ने आतंकवाद के दंश को झेला है। तो ऐसे में कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून होने जरूर चाहिए। पर यह केवल भारत ने एक आवाज उठाई है, इस पे कोई कदम उठाया जाएगा इसकी कोई मुश्किल है। और दूसरी बात यह कि जो हथियार बनाने वाली जो लॉबी है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट में हो या यूरोपियन देशों में, खासकर बहुत सारे ईस्ट यूरोपियन देश भी हैं जिसमें बहुत सारे हथियार इत्यादि बनते हैं, और वो पाकिस्तान वगैरह को भी सप्लाई होते हैं, अमेरिका की ओर से भी सप्लाई होते हैं। पर इस बारे में कोई आवाज नहीं उठाई जाती है। पर जैसे ही अमेरिकन और यूरोपियन हितों को जैसे हल्की सी चोट लगती है, भारत अपने डेवलपमेंट के लिए तेल भी खरीदता है, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो भारत ने इस बार स्पष्ट रूप से बिना किसी ये नाराजगी का ख्याल किए हुए या उस लॉबी की परवाह किए बगैर, जो कि करोड़ों खरबों रुपए बना रही है मानवता को शर्मसार करके, तो ये बहुत ही दुरुस्त है और भारत को ऐसा जरूर करना चाहिए था। हर्षा जी। बिल्कुल। अभी फिलहाल ये जो पाकिस्तान को बेनकाम भारत द्वारा किया गया है, अनुज माथुर जी, क्या लगता है इसका क्या असर आगे देखने को मिलेगा? जय हिंद हर्षा। देखिए, जहां तक सवाल असर का है, असर किसी भी चीज का दो चीजों पर निर्भर करता है। पहली बात, जिसके सामने आपने ये बात खड़ी करी है उसके पास ताकत कितनी है, कितनी रेलेवेंस है। आज मुझे आप बता दें कि यूनाइटेड नेशंस की आज की तारीख में क्या उनकी उनकी कैपेबिलिटी है कि वो कोई भी चीज को बंद करवा पाए। क्या यूक्रेन में कुछ हुआ, क्या गाजा में कुछ हुआ, या वेनेजुएला में कुछ कर पा रहे हैं, या साउथ चाइना सी में कुछ कर, कहीं भी आप देख लें, कहीं भी। तो मेरा ये मानना है कि यूएनएससी में आवाज उठा करके हमने इस पॉइंट को बढ़ाया है आगे। दो चीजें आप समझने की जरूरत है हर्षा। पहली बात, दुनिया को पता है, द वर्ल्ड नोज कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म का एपिसेंटर है। ओसामा बिन लादेन, 1000 बार हम इस बारे में बात कर चुके हैं, कहाँ था। वही ओसामा बिन लादेन जिसने जो मरकज बनाए गए हैं लाहौर में और बहावलपुर में, उन मरकजों के लिए बनाने के लिए पैसे दिए थे। तो ये सारी दुनिया जानती है कि एपिसेंटर टेररिज्म का कहां पर है। अब जब तक कंसेंसस टेररिज्म की डेफिनेशन में दुनिया में नहीं आएगा, कंसेंसस, जिस चीज को हम कहते हैं एक्ट ऑफ टेरर, चाइना उसी चीज को यूएन में जाकर के वीटो कर देता है। हम कहते हैं कि हाफिज सईद को आप टेररिस्ट डिक्लेयर करें, चाइना से वीटो हो जाता है, अमेरिका कुछ और भाषा। जब तक आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपने नेशनल पर्सनल उसके लिए, या दुनिया के टेररिज्म की हिमायत करते रहेंगे, उसमें कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे, मुझे लगता नहीं कि इसका कोई परिणाम निकलने वाला है। लेकिन हाँ, इसका जो मेन असर होने वाला है वो ये है कि हमने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी दुनिया के सामने कि अनलेस, क्योंकि आपके देश में कानून है कि कोई इस प्रकार का हथियार नहीं रख सकता, लेकिन फिर भी वो हथियार आ रहा है, कहीं से तो आ रहा है। AK-47 एक डॉक्टर के लॉकर में मिलती है, AK-47 एक लेडी डॉक्टर की गाड़ी में मिलती है, इतना 3000 किलो एक्सप्लोजिव आपको कहीं बरामद होता है। तो ये कहीं से तो आ रहा है। ये कोई इसमें कोई सोचने समझने की बात ही नहीं है हर्षा, की वो कहीं यहीं से आ रहा है। तो उसमें जब तक आपके खुद के देश में जो इकोसिस्टम इन लोगों ने सालों में, इनफैक्ट आजादी के तुरंत बाद से इन्होंने शुरू कर दिया था, उन्होंने ये बात कही थी कि हमने हंस के लिया है, पाकिस्तान लड़के लेंगे, हिंदुस्तान और व्हाटएवर। तब से ये लोग इस बात पे 1947 से पाकिस्तान का एक ही तरीका रहा है कि किस प्रकार से भारत को कमजोर किया जाए। पाकिस्तान का रियल एजेंडा इज टू रिमूव इंडिया एज ए थ्रेट, और उसके लिए उन्होंने ये सबसे साधारण तरीका उनको मिला, क्योंकि 2-3 बार 4 बार उन्होंने ट्राई करके देख लिया, कन्वेंशनली वो हमारे सामने कहीं टिकते नहीं है, तो उनका ये तरीका उन्होंने अपना रहा। इस बात को हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आया, लेकिन इसके ऊपर
कौन कुछ लगाएगा? क्या आप कौन सा इंटरनेशनल कानून बना देंगे जिससे कि इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ वेपन सिस्टम्स होना बंद हो जाएगा? मेरे को समझ में नहीं आता। अगर मान लीजिए यूनाइटेड नेशन ने बना दिया कानून कि भाई आप इलिसिट वेपन ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेंगे, फिर अगर फिर भी हो रहा है तो आप क्या कर सकेंगे? क्या उनके पास इस प्रकार की ताकत है हर्षाद यूनाइटेड नेशन के कि वो ताकत का बल का प्रयोग करके पाकिस्तान को हथियार भारत में भेजने से, टेररिस्ट को भारत में भेजने से रोक सके? इसको रोकने के लिए हमको अपने देश में जो वो सिस्टम पाकिस्तान ने पिछले 70-80 साल से बनाया है तोड़ने की जरूरत है। हमारे देश के डॉक्टर्स, पहले हम ये बात करते थे कि पैसा नहीं, जो गरीब है उसको पैसे देकर के आप उसको फंसा करके और आप उसको टेररिस्ट बना लेते हैं। 5 लाख रुपए महीना तनख्वाह, 4 लाख रुपए महीना तनख्वाह, 2 लाख बच्चों को, चीफ सेक्रेटरी को नहीं मिलती राजस्थान के 5 लाख रुपए तनख्वाह। उतना पैसा ये लोग ले रहे हैं और बावजूद उसकी वजह बताता कि आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए बांग्लादेश भेज रहे हैं, आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए पाकिस्तान भेज रहे हैं। ये जो हमने एक स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को देख के रखा था, उसकी वजह से सैयद अली शाह गिलानी जो है नहीं अभी, उनके एक लेटर के ऊपर आपको पाकिस्तान में वीजा मिलता था और आप वहां जाके लोगों को वहां पर इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है। 2000 बच्चे बांग्लादेश में पढ़ रहे हैं, 2000 में से 10, 12, 15 भी बच्चे पूरी तरह से इस्लामिक इंडोक्ट्रिनेशन के साथ वापस आ जाते हैं। 1 मिनट और हर्षा, तो मेरा ये मानना है कि हमको इस चीज को चेक करने की जरूरत है कि वो जो इकोसिस्टम यहाँ पर मौजूद है इतने सालों से, जिसने कि हेडली और काबुल राना को यहाँ पर रैकी करने की सिस्टम उनको मुहैया कराया, जो हमारे अंदर शत्रु है। और दूसरी चीज हमारी खुद की आवाज है। हर चीज से हम लोग राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। ये जब तक एक सेम यूनिफाइड नेशनल वॉइस पॉलिटिकल लेवल पे नहीं बनेगी, मुझे नहीं लगता कि हम कुछ ज्यादा कर पाएंगे। यूनाइटेड नेशंस में उठाया, हमने विश्व को बताया, लेकिन विश्व के लिए कुछ नया नहीं है। विश्व जानता है कि पाकिस्तान टेररिज्म का एपिसेंटर है। हर्षा, बिल्कुल, वाकई विश्व तो ये जानता ही है, लेकिन उसको लेकर फिर भी कोई कदम नहीं उठाए जाते। अरविंद जी, ये तमाम पॉइंटर्स अनुज माथुर जी ने यहाँ पर रेज किए। आपके हिसाब से क्या स्ट्रिक्ट कदम भारत को अब उठाने चाहिए? केवल बेनकाब करने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि वो हम काफी लंबे समय से कर रहे हैं। आगे क्या ऐसा किया जाए कि यहाँ पर न केवल आवाज बुलंद की जाए, लेकिन वाकई उस पर काम भी हो? हर्षा जी, बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि इसका जवाब ढूंढना चाहिए हम सब लोगों को। और इसका जवाब यही है कि आतंकवाद को लेकर एक निश्चित नीति का निर्माण होना चाहिए। जैसा कि उससे पहले अपहरण हुए, हाफिज सईद वगैरह, इन सबको छोड़ने गए हम लोग, पर अगर हमारे पास टेररिज्म को लेकर एक खास पॉलिसी होती कि अपहरण के मामलों में हम क्या करेंगे और बाकी मामलों में हम क्या करेंगे, इसके मामले में सजाएं क्या होनी चाहिए, और बहुत सारे कानून बनाए हैं हमने, पर वो कानून अलग अलग जगहों को ध्यान में रखकर बनाए हैं। और टेररिज्म का भी जो अलग अलग प्रकार है, चाहे वो नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र हो, वहां हम अलग तरीके से करते हैं। इसी तरीके से तमिल टाइगर से निपटने के लिए हम अलग तरीके से काम करते थे। और ये जो पाकिस्तान से आने वाले जो टेररिस्ट हैं, उनको तो मुझे लगता है कि हमें एक यूनिफाइड पॉलिसी बनानी चाहिए और एक निश्चित होना चाहिए, ताकि एक तो उनको सजाएं मिलने में भी वक्त थोड़ा कम लगे। जैसे कि हम अजमल कसाब के बारे में जानते हैं कि उसको काफी लंबे समय तक हमने पाला पोसा था, तो ऐसे में तुरंत फैसला हो सके। पर ये तभी होगा जब हमारी पार्लियामेंट एक मत होके कोई एक फैसला करे। उसके बाद में फंड्स को लेकर बातचीत होनी चाहिए, इसके चैलेंजेस को लेकर सब कुछ होना चाहिए। और जो तमाम प्लेटफॉर्म है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अभी इतना ताकतवर प्लेटफॉर्म नहीं रहा जितना कि कोल्ड वॉर के जमाने में हुआ करता था। तो ऐसे में ब्रिक्स हैं, या जो SCO है, या जो तमाम जो खासकर यूरेशिया है, या जो बाकी के जो संगठन है, चाहे वो क्वेड है या ऐसे जो तमाम संगठन हैं, वहां पे भी हमें एक आवाज उठानी चाहिए। और जो हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो किया है, वो काम हमें तमाम जो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, G20 जैसे और G8 जैसे, वहां पे भी हमें अपनी आवाज रखनी चाहिए। और उसके अलावा इनके जहां जहां जो फंड्स जहां से जाते हैं वो जाना चाहिए। और खासकर जो डिजिटल इकोनॉमी को अगर हम ज्यादा एम्पावर करेंगे, तो आतंकवादियों के फंड्स पे या जो सारा अगर ट्रांजैक्शन ऑनलाइन और अगर ट्रैकेबल होगा, तो मुझे लगता है कि इनके फंड्स के
तरीकों को भी काटा जा सकेगा। पर इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त इच्छा शक्ति की जरूरत है जो वर्तमान सरकार ने दिखाई है। पर इन तमाम चीजों के साथ हमें एक बहुत ही ज्यादा काम करने की जरूरत है। और अगर हम कमिटेड होके अगर हम ये तय कर ले, हमारे देशवासी, हमारे नीति नियंता, हमारे पॉलिटिशियंस, तो मुझे लगता है कि आतंक के फन को कुचलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और भारत को तो एक लंबा अनुभव भी है यह सब बिल्कुल। चीजें करने के लिए। तो मुझे लगता है कि यही एक उपाय हो सकता है। इन सब तरीकों से ही हम आतंकवाद पे लगाम लगा सकते हैं। और उसके अलावा जो हमने पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर किया था, या ऐसे तमाम जो बड़े कारनामे हैं वो कर सकते हैं। पर हर हर घटना पे तो हम ऑपरेशन सिंदूर नहीं कर सकते है ना। तो ये तमाम चीजों को लेकर हमें एक निश्चित हमें तय होना चाहिए कि ये बिल्कुल, घटना वाकई कोई बेहद हम क्या स्ट्रिक्ट कदम यहाँ पर उठाने चाहिए। अनुज माथुर जी, आपके पास में आऊंगी। क्या लगता है, अभी तो खैर खनिजों के लिए हम देख रहे हैं कि अमेरिका लगातार व्यापार कर रहा है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान भी खुद का सौदा करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटता, क्योंकि पाकिस्तान को जनता की पड़ी नहीं, पाकिस्तान को बस कहीं से भी फंड मिल जाए ताकि आतंकवाद को बढ़ाया जा सके। लेकिन कब वो समय आएगा जब अमेरिका, चाइना जैसे पावरफुल देश पाकिस्तान का साथ छोड़ेंगे, ताकि पाकिस्तान जब अकेला पड़े तो उसको रियलाइज हो कि वो अपने आप में कुछ भी नहीं है। अच्छा, देखिए, अमेरिका, चाइना, इन लोगों के अपना, यही मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, इनका अपना एजेंडा है। पाकिस्तान की जरूरत अमेरिका को नहीं है। अमेरिका को जरूरत है पाकिस्तान के मिनरल्स की, पाकिस्तान की गैस की। अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में स्थित एयर बेसिस की जरूरत है ताकि वो चीन के ऊपर, भारत के ऊपर नजर रख सके। पाकिस्तान इज नॉट द इशू विद अमेरिका। इशू ये है कि अमेरिका को पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से, और जिस प्रकार से पाकिस्तान एक विलिंग, अपने आप को सौदा करने वाला विलिंग पर्सन है। ये देखिए, पाकिस्तान दुनिया में इस्लाम का एक बहुत बड़ा ठेकेदार बनता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान के लोग कहते हैं फलस्तीन ये, फलस्तीन वो, गाजा इधर, वो इधर। ये वही पाकिस्तान है जिसने 1970-72 में जब जॉर्डन में फिलिस्तीनियों का थोड़ा बहुत कोई इशू हुआ था, तो पाकिस्तान की आर्मी ने जाकर के 25-27 हजार फिलिस्तीनियों को खत्म किया था बहुत थोड़े समय में। इतने फिलिस्तीनियों को इजराइल ने 40 साल में नहीं मारा था जितने लोगों को उन्होंने कुछ दिनों में मार के खत्म कर दिया। पाकिस्तान के लिए डॉलर से ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है। पाकिस्तान अपने देश को बेच सकता है, ग्वादार चीन को दे सकता है, पास में अमेरिका को दे सकता है, कराची में तुर्की ला सकता है, को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनके जो फौजी हुक्मरान हैं, जो आर्मी के जो उनके लीडर्स, या जो भी यू कॉल देम व्हाट यू लाइक, वो उनकी जेबें भरनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें कुछ और नहीं चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, उनका यूनिपॉइंट एजेंडा है टू रिमूव इंडिया एज ए थ्रेट। शुरू से वो ये प्रयास कर रहे हैं यूनिपॉइंट, किसी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी इकोनॉमी खत्म हो जाए या बिल्कुल कोई प्रोग्रेस ना हो, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता। उनका एकमात्र एजेंडा रहेगा कि वो भारत को कैसे कमजोर कर सके। और जब तक ये रहेगा, उनकी मदद करने के लिए भारतवर्ष में मीर जाफर, जयचंद जैसे लोगों की फौज रहेगी, तब तक मुझे लगता नहीं कि इसको हम इफेक्टिवली कर पाएंगे। मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा हर्षा, कि हमको अपने घर के अंदर जो इकोसिस्टम है उसको डेसिमेट करने की जरूरत है। ये आज मैं आप इस चीज से आपको पता पड़ना चाहिए। ये लोग एक सोशल मीडिया साइट के ऊपर एक ग्रुप चला रहे हैं। आप मुझे बताएंगे, अगर आप एक कोई मीडिया वालों का ग्रुप बनाएंगी तो क्या उस ग्रुप में उसका हेडिंग होगा रेडिकलाइज्ड मीडिया पर्संस? बिल्कुल। अब आपके देश में रेडिकलाइज्ड मेडिकोस करके मतलब ये है कि उनका शुरू से माइंडसेट यही है कि वो देश में और हर जगह रेडिकल तरीके से काम करके और नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे बिल्कुल लोगों को बिल्कुल सर, खुद की डेवलपमेंट के बारे में कभी सोचा ही नहीं, उस तक तो वहां तक तो अपनी सोच दौड़ाई ही नहीं। इनका माइंडसेट ही यही है, इनका मकसद ही यही है कि किसी तरीके से बस भारत को क्षति पहुंचाई जाए। हालांकि अब इसको लेकर कोई स्ट्रिक्ट रुख यहाँ पर भारत को ही अपनाना पड़ेगा, और भारत की ओर से क्या कुछ किया जाता है ये देखने वाली बात। फिलहाल बहुत शुक्रिया।